बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़राअत के नए एपिसोड के साथ जी, आपका अपना प्रोग्राम जिससे आप खुद अपनी राय का इजहार भी करते हैं, हमें मौका देते हैं। और आपसे दरख्वास्त है कि जैसे इस प्रोग्राम का नेटवर्क बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे आपके सवालात आते हैं, आज भी आपकी राय का बिल्कुल इसमें शामिल की जाएगी प्रोग्राम में। लेकिन ज़रूरी ये है कि इस पर बाकी लोग भी मुस्तफ़ीद हों। उसका एक तरीका है कि लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी, आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो 2 साल से एग्रीकल्चर का बुरा हाल है। जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हफीज़ पाशा साहब जो कि बहुत गहरी नज़र रखते हैं मुल्क के इकोनॉमिक्स के ऊपर, हम उनकी राय का देखते हैं। और इस वक्त जो वर्स्ट परफॉर्मेंस हो रही है, जो पुअर परफॉर्मेंस उन्होंने कही है जी कि पिछले जो 9 महीने गुजरे हैं, हम अगर देखें तो उसके अंदर जो बड़े सेक्टर्स, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर वो है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने पोटेंशियल से बहुत कम काम कर रहा है। आज हम देखेंगे कि हम अपने पोटेंशियल को कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो क्या है जिसको कि हमने नहीं किया और वो क्या है जो कि हमने किया और गलत हो गया, आज उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जी, गंदम का आगाज़। गंदम में हुकूमत ने जिस दिन पैकेज का ऐलान किया, और मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में जान के गंदम के पैकेज पे बात नहीं की थी, क्यों? क्योंकि मार्केट के ऊपर उसकी क्या असरात हो सकते हैं ये देखना चाह रहा था मैं कि क्या होगा। वही हुआ जिसका डर था। डर ये कि एक किसान, बूढ़े किसान से बात हुई। मैं कुछ अर्सा पहले जब यजमान वाली साइड पे गया था तो वहाँ पे एक किसान ने ये कहा कि काफ़ी उम्र का किसान था। उसने कहा, यार बात सुने, सानू मिट्टी का तो पता है, लेकिन एक गल याद रखो, बाजार का किसी को नहीं पता। यानी कि मिट्टी की बात तो उसने कहा जी हमें पता है हमने कौन सी फसल उगानी है, कब उगानी है, क्या करना है, लेकिन आगे उसकी मुस्तकबिल क्या होगा जब हम मंडी में लेके जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। तो ये बात मुझे इस पैकेज के साथ जो है वो मेरे आके याद दहानी कराई इसने कि जैसे ही ये पैकेज का ऐलान होता है, अगले दिन गंदम जो सी है वो 200, 250, 300 मार्केट में नीचे चली जाती है। क्यों, क्या होता है इससे? मैं अब आपको एक जो ग्लोबली भी इस पे बात करते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, आलमी उमूर में क्या हो रहा है, कि इसमें असरात कैसे नजर आते हैं। जैसे ही हुकूमत ने कहा जी कि 3 से 4 महीने तक आप अपनी फसल रखें, इन्होंने क्या किया, मार्केट गिरा दी। मार्केट गिराने से क्या हुआ कि जो मुकामी कीमत थी उस पर उन्होंने कहा जी हम इसको ऐसा करते हैं कि अगर 2400 की थी तो इसको 2000 पे ले जाते हैं। यानी कि जब वो बेचने आएगा तो उसको जो कर्जा देना है बैंकों ने, उसकी जो मुकामी कीमत होगी वो लगेगी और मुकामी कीमत होगी 2000, उसका 70% वो लेगा तो 1400 मिलेगा। तो जब हम इससे ले लेंगे और जब ये दोबारा बेचने के लिए जाएगा, थोड़ी मार्केट ऊपर बेहतर होगी, फिर हम मार्केट गिरा देंगे। तो ये जो एक किस्म का क्या कहें इसको, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन इन्होंने जो जकड़ा हुआ निज़ाम ने इसको, और हुकूमत की ये 3 साल से किसान जो उनसे हैं बेचारे वो इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इस निज़ाम को भी बदलने की ज़रूरत है कि हम कैसे इसको देख सकते हैं। तो जैसे कहा कि बाज़ार का पता नहीं है, बाज़ार का किसी को नहीं पता, सवाए इसकी कि वो जो स्टॉक करते हैं, वो जो कि अपना पैसा जो है उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और अपने पैसे को जो उनसे है वो घुमाते हैं, उससे जो एग्री कमोडिटीज़ जैसे दुनिया में कही जाती हैं तो वो होता है। अभी ये ट्रम्प की बात पे आते हैं, गंदम से निकलते हैं हम। ट्रम्प साहब का क्या हुआ है जी? ट्रम्प का ये हुआ है कि उन्होंने जैसे ही ये टैरिफ की कहानी शुरू हुई और इस पर जो रिबाउंड आने शुरू हुए तो गोल्ड ऊपर चला गया। डॉलर अपनी 3 साल जो उसकी इस वक्त जो कीमत है वो वैल्यू उससे नीचे आया हुआ है, सबसे नीचे। उससे ये हुआ है कि जितने हेज फंड्स, अब हेज फंड क्या होता है? हेज फंड होता है जो बड़े बड़े सरमायाकार जो है वो मिलके फंड्स बनाते हैं और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दुनिया में भी ऐसे ही हुआ कि उन्होंने कहा जी उठा लो, जो अभी चीज़ें सस्ती हो रही हैं वो जैसे सस्ती हो रही हैं, तो तेल नीचे आया है तो अब आप ख़रीद लें। अब जैसे ही तेल ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इनकी कीमतें बढ़ेंगी और कीमतें बढ़ने से क्या होगा कि वो पैसों उनके ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे। तो दुनिया में क्या हुआ है कि कॉफ़ी पिट गई है, कॉटन पिट गई है, ठीक है, मकई बेहतर थी सूरत हाल, ठीक है। उस लिहाज से हुआ ये है कि उन्होंने अपने जो फंड्स थे, यानी कि वो जो पैसा जो सरमाया लगाना था और सरमाया के ऊपर मुनाफा कमाना था, वो वाले लोग निकल आए हैं। और यही काम मैंने कहा कि पाकिस्तान में नहीं होता, ये दुनिया में भी होता है। अब उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है
कि अगर हुकूमत ये चाहे तो ये गंदम वालों के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। जैसे कि यूक्रेन की मिसाल है। यूक्रेन में आपको पता है पिछले कुछ अरसे में 40% उनकी एग्रीकल्चर की कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ गई हैं। वहाँ का फार्मर खुशहाल हुआ है, वहाँ का फार्मर बेहतर हुआ है। ठीक है, वही चीज़ पाकिस्तान में भी की जा सकती है। पाकिस्तान में अगर हम यही काम करें और हमारे जो मुस्तकबिल के सौदे किए जाते हैं जिस तरीके से, उस तरह से पाकिस्तानी कमोडिटी हाउसेस काम करें तो हम यकीनन ये कह सकता हूँ कि हम एक अपना ब्रांड बना सकते हैं। हमें एग्रीकल्चर मुल्क हैं, हम ये मुल्क जो है ये एग्रीकल्चर है। इसमें अभी तक मुझे बता दें क्या हमने कोई अपना कोई ब्रांड बनाया? क्या हमने कहा यार ये हमारा कोई ब्रांड एग्जिस्ट करता है? हमारा ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता। वो क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर कि हमारा ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता, उनके ऊपर भी अभी बात करते हैं आज। लेकिन ये एक मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक हालात जो उनसे हैं वो तभी बेहतर होंगे, हम ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे अगर हुकूमत। वज़ीर साहब ने पिछले हफ्ते कुछ लोगों को बुलाया था अपने उधर, वहाँ पे बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक तरीका जो उनसे है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसमें उन्होंने फूड सिक्योरिटी वालों को भी बुलाया, प्लानिंग कमीशन के लोग थे, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के भी लोग थे, डिजिटल के ऊपर भी बात की। ठीक है, हमारा प्लेटफॉर्म भी हाजिर है जनाब, हम भी लबैक कहेंगे। लेकिन उसका तरीका क्या होगा वो मेरे ख्याल से तरीका आज पहले उस पर बात कर दी जाए आज। तो जनाब जो तरीका है पाकिस्तान में, अभी आपको पता है दुनिया में हर तरफ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मसनूई जहानत है, उसके ऊपर बात हो रही है। तो पाकिस्तान में कैसे हम शेप अप कर सकते हैं? अभी मैं देख रहा था कि भारत में उन्होंने 5 साल के लिए अपना सिस्टम जो है एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम वो मांगा है, वो उसके लिए नए सिरे से बनाने के लिए उसको बहुत सारी नई चीज़ें लेके आए हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जनरेटिव एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत, उसके क्या असरात हो सकते हैं पूरी एग्रीकल्चर की, जिसे हम कहते हैं ना वैल्यू चेन, कि पूरी काश्तकारी जो है उसके ऊपर वो हिट करता है। तो नंबर 1 उसमें देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके आप सबसे पहले जो हमें क्लाइमेट चेंज, जिस तरह से इस्लामाबाद में ओले पड़े, यालाबारी हुई, उससे जो तबाही नुकसान हुआ है, इसके अलावा पंजाब के दीगर हिस्सों में भी हुआ है, तो फोरकास्ट करना, मॉडल करना, सिस्टम बनाना, कंप्यूटिंग पावर देना, किसान तक वो बात पहुंचाना, उसको बताना कि क्या उगाना है, कब उगाना है, क्या पानी देना है, ये सारी चीज़ें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चली गई हैं। दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना होगा। दूसरी चीज़ जी, आपको इसमें हम अपना जो किसान बॉट है हमारा, जिसमें कि जो हमने अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज़ करके रैक बेस्ड जो अपना सिस्टम बना दिया है, जिससे कि आप किसी भी किसान को कहीं से भी वो सवाल करे, मुख्तलिफ फसलों के मुतालिक हमने उसमें डेटा डाल दिया और उस पर जवाबात दिए, तो वो मेरे ख्याल से हर ज़ुबान में हर इस मुल्क के किसान को ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। तो ये आपको इसी तरह से मेरे ख्याल से जो आप लोन दे रहे हैं, अच्छी बात है, इन्होंने ऐलान किया वज़ीर साहब ने कि कोलेट्रल फ्री लोन होने चाहिए। भारत में जैसे कि 2 लाख रुपए तक, यानी पाकिस्तानी तकरीबन कोई 6 लाख रुपया बनता है, उसके लिए किसी किस्म की कोई कोलेट्रल रखने की, यानी कि कुछ चीज़ की ज़मानत नहीं चाहिए। उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि वो लोन जो उनसे हैं वो किसानों को दिए जा सकते हैं। उनके मतलब आगाही के लिए बैंकों को ऐसे सिस्टम दे दिए जाएँ जिसमें कि वो सिर्फ बता सकें। मेरे ख्याल से 5 या 10 मिनट में वो लोन निकलता है, और उस लोन के तहत किसान की जो कैश की, क्योंकि कैश वो चीज़ है जो हम कहते हैं कि अगर उसके पास हो तो वो बेहतर बीज खरीद सकता है, बेहतर खाद इस्तेमाल कर सकता है, बेहतर जो है वो क्रॉप प्रोटेक्शन कर सकता है। इसी तरह से बेहतरी के लिए ही वो अगली फसल की तैयारी कर सकता है, और इसको हार्वेस्टिंग के मौके पे कब कब कहाँ पे क्या बेचना है, किस बाज़ार में बेचना है, ये इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। तो हमारी जो कि हम आपको पता है कि अपनी जो हमारी पैदावार है वो दुनिया में जो स्टैंडर्ड है या एवरेज है उससे नीचे है। अगर हमने उससे ऊपर लेके जाना है तो ये वाले टेक्नोलॉजीज़ जो सी हैं वो हमें लेके आनी पड़ेंगी और उसको आगे लेके चलना पड़ेगा। इस तरह उर्दू के चैटबॉट्स जैसे मैंने कहा, वहाँ पे वो चीज़ दी जा सकती है। एक चीज़ और दी जा सकती है जनाब, वो है अब आ गया है दौर सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट पे मेरे ख्याल से ये इन्होंने काम किया भी है, स्पार्को भी है, इस तरह दीगर इदारे हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। लोन जो आप लेते हैं आपको पता है कि वो भी स्पार्को की मदद दी जाती है। जब भी ज़मीन आपकी उसका जो सतही जायज़ा लिया जाता है तो ये जो भी बैंक होता है वो उसके ऊपर स्पार्को की मदद लेता है। उसी चीज़ को अगर हम किसानों के लिए इस्तेमाल कर सकें, और ना सिर्फ के लोन बल्कि उसके साथ साथ मौसमी असरात, मिट्टी
का जायज़ा, इसके साथ साथ पानी का जायज़ा और ये बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत कारआमद हो सकती हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके लिए बेहतरीन है। अभी आपको पता है कि पाकिस्तान के मुतालिक मैंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल देखा और ये पता ये चला है कि पिछले 3 महीने में जो अमेरिका से के जो खलाई उनके स्टेशंस हैं, जो कि वहाँ से जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में खुशहाली है। 3 महीने का ये डेटा आया है, अभी आपको ये नज़र भी आ रहा होगा। इससे हमारे किसान की किस तरह से दादरसी की जा सकती है। इस मौके पे मुसीबत जब हमारे किसान पर आ जाए तो फिर हम उसके लिए जो निमटने के लिए कोई जो है वो अपने वसाइल इस्तेमाल करें। उससे बेहतर ये है कि हमें पहले ही ये मालूमात मिलती जाएं और हम किसानों तक वो देते रहें ताकि वो अपने आप को तैयार रहें किसी भी किस्म की हंगामी असरात से निमटने के लिए। तो ये एक अच्छा, इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि कौन सी मंडी में कौन सी चीज़ कहाँ पे की जा सकती है। अभी एक प्रोजेक्ट हुआ है चिलीज का, मिर्च का, और मिर्च में भारत में उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तेलंगाना में। उससे क्या हुआ है कि 8% बेहतरी आ गई है, 8 से 10% इस दफ़ा वहाँ की मिर्च की पैदावार में। तो हमारा जो कुंडली का इलाका है, हमारा जो उमरकोट का इलाका है, हमारा जो जनूबी पंजाब का इलाका है, लोधरा में बहुत लोग मिर्च की काश्त कर रहे हैं, मुल्तान में कर रहे हैं। तो मिर्च के लिए, और चाइना उसको लेना भी चाह रहा है हमसे, तो इन लोगों को अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मुकामी ज़ुबान में मालूमात फराहम कर दें और उनको एफ्लाटॉक्सिन, इसके साथ साथ मोल्ड, इसके साथ साथ फंगस, मॉइस्चर, पानी कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, पानी की जो है जो हमारे चैलेंजेस आए हुए हैं इस वक्त, उनको कैसे निपटना है। तो ये तमाम जो मेरे ख्याल से अब इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर हमने अपने आप को इस किबला दुरुस्त करना है तो ये टेक्नोलॉजीज़ हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी और हुकूमती सतह पर, सूबाई सतह पर, वफाकी सतह पर, सब जगह पर ये एक्शन प्लान लाना पड़ेगा जिससे कि हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है जिससे कि आप अपनी पैदावार बढ़ा दें, जिससे कि आपकी क्वालिटी बेहतर हो। अब आते हैं क्वालिटी के ऊपर। मैंने पहले भी बात किया था कि चाइना में इस वक्त सबसे बड़ी मांग जो उनसे, उसने सौदे बंद कर दिए हैं। कौन से? मकई ख़रीदने के। मकई जैसे ही उसने बंद किए हैं तो उससे जो खुशी की लहर दौड़ी है वो उन ममालिक में गई है, जो उन फार्मर्स को जो कि इसका मुतबादिल हो सकते हैं। पाकिस्तान में मकई इस टाइम खड़ी हुई है, बहारिया मकई की पैदावार आने वाली है, और अगर हमने इसके असरात का जायज़ा लिया तो हम बहुत बेहतर तरीके से अपनी ये जो मकई से है उसकी मसनूआत उनको आगे लेके जा सकते हैं। अब आज मैं आपके सामने रखूँगा बहुत बड़ा एक ख़जाना। वो ख़जाना क्या है? वो ख़जाना ये है कि एक ऐसी फसल जो कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, या आप कह लें कि एशिया के अंदर जिसकी के बेहतरीन पैदावार हो सकती है, और उसका इस वक्त हर साल उसकी जो मांग है वो 20% या 22% से ज़्यादा है। और वो एक ऐसी फसल है जो हमारे यहाँ बड़ी आसानी से उग सकती है और हम उससे कमा सकते हैं बहुत ज़्यादा डॉलर्स, और वो हमारे किसान को खुशहाल कर सकती है। और वो है, उसे कहते हैं हेम्प। हेम्प की एक अथॉरिटी यहाँ बनी थी, लेकिन आगे उसका क्या बना इसके बारे में मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं आंखें खोलने के लिए किसानों को, कि वो किसान जो कि हमारे सताए हुए हैं उनके लिए खुशहाली का पैगाम अगर कोई चीज़ ला सकती है तो वो हेम्प है। हेम्प का इस्तेमाल कहाँ होता है जी? 30% से ज़्यादा हेम्प जिसे हम भंग कहते हैं, हेम्प का इस्तेमाल हो रहा है कपड़े बनाने में। कॉटन से ज़्यादा बेहतर और जानदार इसका जो है वो कपड़ा बनता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी मांग बहुत ही ज़्यादा है। अमेरिका में उसके ऊपर कानून साजी की गई है, जापान में इसके ऊपर कानून साजी की गई है, उनकी डिमांड है इस चीज़ की। तो अगर उनकी डिमांड है और हम पूरी कर सकते हैं और बेहतरीन यहाँ पे वो काम हो सकता है, तो उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, क्योंकि पहले तो ये आता है कि शायद इसके अंदर हम वो कहते हैं कि नशा के तौर पे हम बात करते हैं, लेकिन नशा नहीं। इसके जो पत्ते हैं, उसके जो लंबे वाले पत्ते हैं, उनको आप बेहतरीन धागे में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। और ये भी बता दूं कि ये जो हेम्प है, इसके जो धागे हैं या इससे जो कपड़े की मसनूआत हैं वो कॉटन से भी पुरानी हैं। कहा यह जाता है कि अरस्तु का जो हेड था
वो भी कॉटन की बजाय हेम्प के धागे से बना हुआ था। तो आप सोचेंगे कितनी पुरानी इसकी है तारीख। लेकिन इससे क्या क्या बन सकता है, इससे बेहतरीन जूते बन सकते हैं। इसके जो जूते हैं या सोल में इसका इस्तेमाल, उसका फ़ायदा ये है कि वो जो आपके जो एक्यू पॉइंट्स होते हैं, जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं जूते के अंदर, वो बेहतरीन किस्म के इससे बनाए जाते हैं। इससे कंस्ट्रक्शन का मटेरियल बनाया जा सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ आपकी बहुत सारी मसनूआत जो सी हैं, जो कि आपकी मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, वो बनाई जा सकती हैं। इस वक्त उम्मीद ये है कि अगले 6 सालों में इसके मुतालिक जी बड़ा ये रिसर्च रिपोर्ट आई है, जिसमें वो कहते हैं कि 2024 में इसकी जो मार्केट साइज़ था वो $11 बिलियन था, और हर साल 22% के इजाफे के साथ ये 2030 तक कुछ $36 बिलियन इसकी हो सकती है। और ये कंट्रोल एनवायरनमेंट में अच्छे इसके सीड के साथ, अच्छी पैदावार के साथ। और आपको पता है कि हमारी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी जो है वो जिस किस्म से अभी कॉटन मंगवा रही है अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से और बाहर के ममालिक से, उनकी मेरे ख्याल से हमारी कॉटन के चैलेंजेस जो उनसे हैं वो इससे कई गुना जो उनसे हैं वो बेहतर तरीके से इससे एड्रेस किए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर पहले काम हुआ था, पिछली हुकूमत में शुरू हुआ था, उसको मेरे ख्याल से दोबारा रिवाइव करना चाहिए और फौरी तौर पे उसको लेके चलना चाहिए। आखिर में जी कुछ सवालात के जवाब देते हैं, लेकिन ये आज हमने वो तरीके बताए हैं जिससे कि फौरी तौर पे किसान की खुशहाली जो उनसी है वो आ सकती है। उम्मीद ये है कि जो इस टाइम फैसला साज इदारे हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, वो इसके ऊपर कान धरेंगे और अपने किबले को दुरुस्त करेंगे। इस बारे में अगर हमारी मज़ीद किसी किस्म की कोई उनको किसानों के साथ कंसल्टेशन करनी है, कुछ उनके तक पहुंचाना है, तो हमारी खिदमत हाजिर हैं। हम बिल्कुल इस कबीले के रुकन के तौर पे प्लस फार्मर्स की जो एक आवाज़ बनकर उन तक ये पैगाम पहुंचाएंगे। तो ये इस सिलसिले में जी अब बात शुरू करते हैं आपके कुछ सवालात की। और मुझे जो सवाल जब से इम्पोर्टेंट लगा आज, सबसे पहले ये सवाल तो नहीं है, लेकिन एक उन्होंने अपनी पॉलिसी बताई और मुझे बहुत अच्छी लगी ये पॉलिसी इस वजह से, क्योंकि ये तमाम किसानों के लिए शेयर करना ज़रूरी है। जी हाफिज़ नईम साहब हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ जी मैं, आपने जो अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया, जो अपना तजर्बा जो आपने इस साल पॉलिसी अपनी है, वो आप फरमाते हैं कि इस साल हमने ये ज़रूरी पॉलिसी अपनाई है। गंदम 25%, मिर्च 25%। अच्छा, मिर्च इसमें फ्रेश सब्ज़ मिर्च भी हो सकती है और इसमें लाल मिर्च भी हो सकती है, ये ज़रा बता दीजिएगा। मकई 25%, कपास 25%। इस पॉलिसी से अखराजात का दबाव मुतवाज़िन है और नुकसान का खदशा काफ़ी कम महसूस हो रहा है। मखलूत काश्त काफ़ी महफूज तरीका है। ज़बरदस्त ये इनका पॉइंट है जी। मैं इस वजह से कि इस किस्म के जो लोग हैं ना, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बाकी के किसानों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप इंटरक्रॉपिंग करें, ठीक है। आप एक ही टोकरी में तमाम अंडे ना डालें, क्योंकि वही बात दोबारा जो किसी ने कही थी कि बाज़ार का पता नहीं होता। तो ये इनका जो नुकसान का खदशा था वो इन्होंने काफ़ी हद तक अपना रिस्क कम किया है। तो ये एक बेहतरीन मेरे ख्याल से इनकी राय थी। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इस बार उसामा असलम साहब हैं, ये कहते हैं मार्केट को फ्री छोड़े गवर्नमेंट, फिर तो रेट 4000 कोई बात नहीं, इससे भी ऊपर जाएगा। अच्छा, इस पे अभी एफएओ ने कहा जी कि क्योंकि हुकूमत ने मार्केट को छोड़ दिया या नहीं खरीदी, तो इस वजह से गंदम बहुत सारी मार्केट में आ गया और उस वजह से स्टॉकिस्ट या उस टाइम सरमायाकार जो उनसे वो एक्टिव हो गए हैं। क्योंकि अभी ये जो रेट गया था 2000 का, इससे नीचे नहीं जा सकता, इससे अब इंशाल्लाह ऊपर ही जाएगा और इसमें रिकवरी आएगी। तो अगर आप अभी रोक रहे हैं, रोक सकते हैं तो रोक लें, ठीक है, इसमें बेहतरी आए। लेकिन इस वक्त हुकूमत खुद जो देखें अपनी गंदम बेच रही है वो तकरीबन 2800-2900 फ्लोर मिलों को दे रही है। तो अगर यही चीज़ किसान दे दे तो कम से कम उसका नुकसान कम हो सकता है। अच्छा, इसके बाद जनाब सदा हुसैन साहब हैं, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का जनाब। आप लोग खादों से लोगों को दूर करें, दिन रात इस पर वीडियोस बनाने पर तवज्जो दें ताकि लोग खादों से बाहर आएँ। जी बिल्कुल, देखिए हम कहते ये हैं कि आप मिक्स करें, आप बायो फर्टिलाइज़र पे आएँ, ठीक है, कोटेड फर्टिलाइज़र पे हैं। और इस बारे में हम आपको पता है कि आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है कॉनकेव एग्री किसान मददगार जो इस प्रोजेक्ट में है, जो कि यूएस डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहा है। और इसमें हमारी सिंध में और पंजाब में 4 मुख्तलिफ क्रॉपिंग जोन्स पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें कि चावल और गंदम,
गुजरांवाला लाड़काना, गंदम और कॉटन स्क्रंड में, इसके साथ साथ मकई, कॉटन और गंदम ये हम कर रहे हैं साहिवाल में, और इसके साथ साथ इसमें चकवाल में हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिर्फ वीट के ऊपर। उसके मुतालिक इस दफ़ा रिजल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं वीट के। ये तमाम जो है ये वो खादें इस्तेमाल हुई हैं जो या तो जिसमें बायोजोट है, कंपोस्ट है, इसके साथ साथ कोटेड है, सल्फर कोटेड है, जिंक कोटेड है, नीम कोटेड है, ये तमाम जो उनसी हमने इस्तेमाल करके देखी और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और इसकी मुतालिक मुकम्मल मालूमात और प्रोग्राम आपके खिदमत में लाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इन सवालों का, इन आपके तजावीज़ का। इंशाअल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अस्सलाम वालेकुम।